नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और मैं स्विट्जरलैंड से ये खास रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही हूं। यहाँ के बर्कनस्टॉक में हूं मैं। अब ये पहाड़ों पे मौजूद एक यहाँ का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मॉडर्न रिजॉर्ट है। इसकी जो इतिहास है वो दरअसल 18th सेंचुरी तक इट डेट्स बैक, लेकिन 2014 में इसे रीबिल्ड किया गया था और यहाँ पर इसके पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय फेमस गेस्ट्स भी आए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1950s में यहाँ पर छुट्टियाँ मनाई थी इंदिरा गांधी के साथ में। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता भी हुए हैं पास्ट में, क्योंकि स्विट्जरलैंड बतौर एक न्यूट्रल कंट्री काफ़ी दफ़ा बहुत सारे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएट करता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ों में किस तरीके से बादलों के चादर नज़र आ रहे हैं आपको, और यहाँ से कुछ ही मीटर दूर पर टॉक्स चल रहे हैं। डे 1 है ये उस कॉन्फ्रेंस का, जो यूक्रेन में जारी युद्ध को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ समाधान आखिर ढूंढा जा सकता है, उस पर चर्चाएं जारी है इस कॉन्फ्रेंस में, जिसके लिए हैशटैग आप ये पीछे जो देख रहे हैं ये है पाथ टू पीस। स्विट्जरलैंड ने इसका आयोजन किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रवार शाम को वो यहाँ पर आ गए थे G7 शिखर वार्ता में शिरकत करने के बाद। लेकिन यहाँ इस सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को कोई न्योता नहीं भेजा गया था। बाद में कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की जब क्रिटिसिज्म्स हुए। स्विट्जरलैंड ने कहा कि भाई हम तो उन देशों को न्योता दे रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ अबाइडिंग देश हैं, और उनमें रूस शामिल नहीं है। लेकिन आगे चलकर कोशिश रहेगी कि इसमें मॉस्को जो है इस कमरे के अंदर आए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी प्रेस को कुछ इनिशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज जब ऑफिशियल इसका किक ऑफ हुआ है इस कॉन्फ्रेंस का, तो उसके बाद प्लेनरी सेशंस हैं, 3 वर्किंग ग्रुप्स की बैठक है, और जो की एजेंडाज हैं जिस पर बातचीत हो रही है इस कॉन्फ्रेंस में, परमाणु सुरक्षा को लेकर, क्योंकि याद हो ज़ाफरीजिया प्लांट को लेकर बहुत सारी लगातार जो है अप्रीहेंशन की स्थिति बनी हुई है कि रूस और यूक्रेन के बीच में कहीं ये न्यूक्लियर एस्केलेशन तो नहीं हो जाएगा। दूसरी बात है कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि दुनिया भर के देशों के लिए जो सबसे बड़ी चिंता इस युद्ध से रही है कि क्या गेहूँ के दाम बढ़ जाएंगे, क्या फ्यूल सप्लाईज पर असर पड़ेगा, जो सप्लाई चेन्स हैं उनकी रेजिलियंस कितनी बनी रहेगी। और तीसरा ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, यानी कि जो मानवीय मुद्दे हैं, जैसे कि अगर प्रिजनर्स को स्वैप करने की बात हो दोनों ओर के, या दोनों ओर के जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से अलग हो चुके हैं और अलग अलग मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर रूस यहाँ कमरे में है ही नहीं तो क्या ह्यूमैनिटेरियन मुद्दों पर भी कोई बातचीत हो सकती है उनकी इस गैर मौजूदगी में। और इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जर्नलिस्ट्स हैं फॉरेन देशों से आए हुए हैं, फॉरेन मीडिया के, जो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर नहीं आए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। उनको लग रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस से इस वक्त तो कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। हो सकता है आगे के लिए एक रास्ता इसमें से निकल कर आए कि कोई सीज फायर की उम्मीद बंधे। That's really the big question. I mean, there are only countries here who are more or less have the same opinion about Ukraine and the war in Ukraine. So China is missing, and Brazil also, and that's really a problem for this conference, I think. What do you think can be an outcome from the conference? I'm not that optimistic about this conference, but the best thing that could happen would be probably that it would be a little step forward towards peace. But on the other hand, there are two sides. I'm a Swiss journalist, so I would say for Switzerland, it's a big chance to show the world that we are a neutral country and we can offer something to the world. And in summer it's not that hot, it's a beautiful surrounding, so people from all over the world will see the picture and will think maybe we will come to Switzerland one day. And I think for Switzerland it's a chance, but for the peace, the Ukraine, I'm not that optimistic, I'm afraid. Well, I am currently based in Kyiv, Ukraine, and every day I see like attacks and missile, burning houses and killing people. It's a horrible thing. So I'm expecting anything that could lead to stop, cease fire. Of course, it's difficult thing, but somehow different countries come together and then make up
way to cease the fire eventually. ज़ेलेंस्की लगातार दूसरे कैपिटल्स का दौरा कर रहे हैं ताकि यूक्रेन में किस तरीके से पुनर्निर्माण किया जाए, आगे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की रीबिल्डिंग कैसे हो, उन पर कैसे सपोर्ट लिया जाए। और इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा मकसद ये भी था कि यूएस लेड वेस्ट वो तो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, यूरोप तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो दूसरे देश हैं जिसमें कि भारत हो, सऊदी अरब हो, जिसे हम ग्लोबल साउथ के देश बोलते हैं, क्योंकि चीन ने यहाँ आने से मना कर दिया, चीन क्लियरली अलाइंड है विथ रशिया। और तो ऐसे में ये मैसेजिंग कैसे जाए कि एक लार्जर इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट है यूक्रेन को, वो एक कोशिश की जा रही है। तो स्विस की राष्ट्रपति उन्होंने जब इनिशियल स्टेटमेंट्स दिया यहाँ पर, तो उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि इंडिया, सऊदी अरब, कीनिया जैसे देश यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये दिखाता है कि यूक्रेन को समर्थन सिर्फ और सिर्फ यूरोप से जो है वो हासिल नहीं है। साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने भी इनिशियल स्टेटमेंट्स दिए, सवाल नहीं लिया मीडिया सेंटर में, लेकिन उनकी कोशिश यही थी बताने की कि ये इतिहास बनाने की ओर एक अहम कदम है, दिस इज़ विटनेसिंग हिस्ट्री, और यहाँ से आगे कहीं ना कहीं एक शांति का रास्ता बनेगा, उभरेगा, इसको लेकर उन्होंने जो है पूरी विश्वास जताई है। तो नेता भले ही एक अपबीट मूड पोर्ट्रे कर रहे हों, लेकिन जो एक्चुअल रियलिस्टिक मूड है ग्राउंड पर यहाँ इस हॉल में, वो काफ़ी लो की है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस कॉन्फ्रेंस से, जो रविवार तक जारी रहेगा। और उसके बाद एक हम जॉइंट डिक्लेरेशन की उम्मीद कर रहे हैं भारत की तरफ से। एम्बेसडर पवन कपूर जो कि सेक्रेटरी वेस्ट हैं, तो यानी कि डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है भारत की तरफ से, कूटनीतिक रिप्रेजेंटेशन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। ना ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है, इसमें शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से अलोंग द साइडलाइंस ऑफ G7 शुक्रवार को ज़रूर मुलाकात की थी। तो भारत के, आपको याद हो कि कम से कम 18,000 छात्र थे जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और जब ये युद्ध छिड़ी तो उसके बाद उनको इवैक्यूएट करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। और अब उन स्टूडेंट्स के आगे के फ्यूचर को लेकर भी जो है सवालिया निशान लगे हुए हैं। तो भारत एड और असिस्टेंस ज़रूर दे रहा है यूक्रेन को, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि रूस के साथ उसके परंपरागत जो संबंध है वो अभी भी बहुत मजबूत है, खास करके डिफेंस कंपोनेंट को लेकर, तेल की खरीदारी को लेकर। भारत और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े देश हैं जो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त तेल खरीद रहे हैं रूस से, और इंडिया इनफैक्ट उनको रिफाइन करके री एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और यूरोप के कई देशों के लिए। तो बहरहाल यहाँ से आपको मैं कुछ और नज़ारों के साथ यहाँ छोड़ जा रही हूँ बर्गनस्टॉक में। यहाँ लगातार आप हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुन पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए सर्वेलेंस जारी हैं, काफ़ी जगह फेंसिंग, वायरिंग की गई हैं, और ऑफिशियल मीडिया शटल्स के ज़रिए ही हम यहाँ स्टैंड्स रेलवे स्टेशन से, बस स्टॉप से यहाँ ऊपर तक आ सके हैं, वरना अदरवाइज़ जो है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर बाकी जो लोग ऑथराइज्ड नहीं हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं, या जो आधिकारिक ऑफिशियल्स नहीं हैं, उनको यहाँ पर इस वक्त आने की कोई इजाज़त नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में मैं स्मिता शर्मा।